नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे शक्ति पर। और अब तक हमने शक्ति के अध्ययन का महत्व, शक्ति के अर्थ और शक्ति की परिभाषाओं पर चर्चा की। आज हम शक्ति की विशेषताओं पर विचार करेंगे। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम शक्ति की कुछ विशेषताओं को उल्लेखित कर सकते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हमने देखा कि शक्ति की कुछ विशेषताएं हैं जो शक्ति में अंतर्निहित होती है। ये विशेषताएं कौन कौन सी है? सबसे पहली विशेषता इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि शक्ति संबंधात्मक होती है। यह शासक व शासित, शक्ति संपन्न और शक्तिहीन के मध्य संबंधों का ज्ञान करवाती है। और लासवेल तथा कापलान ने शक्ति को संबंधात्मक माना है। लासवेल के अनुसार शक्ति एक अंतर मानवीय संबंध है। जिसके पास शक्ति होती है उन्हें शक्ति दी जाती है। वह तभी तक शक्तिशाली बने रहते हैं जब तक उनकी शक्ति को दूसरे व्यक्ति स्वीकार करते हैं। यानी शक्तिशाली और जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनमें एक स्वाभाविक स्वीकृति का तत्व निहित होता है। अगर शक्ति का प्रयोग जिन व्यक्तियों पर किया जाता है वे शक्ति को स्वीकार ना करे तो शक्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति शक्ति का मालिक या शक्तिशाली नहीं हो सकता। अतः शक्ति से व्यक्तियों, शासक और शासितों, संस्थाओं और संस्था में कार्यरत लोगों के व्यवहार के संबंधों को परिभाषित करती है। शक्ति की दूसरी विशेषता है द्विपक्षीय धारणा। यानी शक्ति बायलैटरल कंसेप्ट है। इसका प्रभाव शासक और शासित दोनों पर पड़ता है। शासक और शासित दोनों ही अपने अपने तरीके से, अपने अपने साधनों से शक्ति का प्रयोग करते हैं। शासक वर्ग शक्ति का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखता है कि शासितों की इच्छाओं को वह कुछ हद तक पूरा करे। ऐसा ना हो कि शक्ति का प्रयोग करते समय शासितों की इच्छाओं का उल्लंघन शासक करे और शासित वर्ग उसका विरोध करे। और जहां विरोध करके शक्ति की अवहेलना कर दी जाएगी, शक्ति को अस्वीकार कर दिया जाएगा, तो शक्ति अपना महत्व, अपना अस्तित्व खो देगी। इसी प्रकार जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है वे भी, यानी शासक भी अपने विरोध को कई माध्यमों से अभिव्यक्त करते हैं और ये विरोध की अभिव्यक्ति शक्ति का ही एक तरह से प्रदर्शन होता है। दोनों ही शासक और शासित अपने अपने ढंग से शक्ति का प्रयोग करते हैं। शक्ति की तीसरी विशेषता है शक्ति का संबंध और स्थिति सापेक्ष होता है। शक्ति प्रयोग करने वाले व्यक्ति और वर्ग की स्थिति और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। समान शक्ति स्रोतों की प्राप्ति के बावजूद अलग अलग व्यक्ति शक्ति का अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। एक ही पद
और एक ही शक्ति संरचना पर बैठकर कोई व्यक्ति अधिक प्रभावशाली तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, वहीं दूसरा व्यक्ति आवश्यक नहीं कि उसी संरचना, उसी शक्ति और उन्हीं स्रोतों का प्रयोग करते हुए वह शक्ति का इतना प्रभावशाली प्रदर्शन कर सके। तो शक्ति की स्थिति या शक्ति स्थिति सापेक्ष होती है, जिसमें व्यक्ति वर्ग की स्थिति और प्रयोगकर्ता के व्यक्तित्व पर भी वह निर्भर करती है। स्थिति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि समान पद और शक्ति का प्रयोग करते हुए अलग अलग स्थिति में उसके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। शांति काल में शक्ति का रूप भिन्न हो सकता है और किसी आपात व्यवस्था में शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की भूमिका और शक्ति के प्रयोग के तरीके भी भिन्न हो सकते हैं। शक्ति की अगली विशेषता है मान्यता पर निर्भर होना। जैसा कि हमने बात की कि शक्ति स्वीकृति पर निर्भर करती है। शक्ति तभी तक वैध होती है जब उसके पीछे मान्यता का तत्व निहित होता है। यदि वह वर्ग या वह व्यक्ति जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है वह उस शक्ति को मान्यता न दे या उसकी आज्ञा का पालन न करे, तो शक्ति अपना प्रभाव या अपना अस्तित्व खो देती है, वह शक्ति नहीं रह पाती। राजनीतिक संस्थाओं के पास शक्ति के रूप में पुलिस, सेना, जेल, न्यायालय आदि दंडात्मक या दमनात्मक संस्थाएं होती है, जिनके माध्यम से राजनीतिक संस्थाएं या राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन अगर जनता विद्रोह करके राज्य या सत्ता की शक्ति को मान्यता ना दे तो वहां शक्ति प्रभावहीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। अतः शक्ति तभी तक वैध है जब तक कि उसके पीछे मान्यता है, मान्यता पर शक्ति निर्भर है। शक्ति की अगली विशेषता है उद्देश्यपरकता। शक्ति का प्रयोग सदैव किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। बिना उद्देश्य की पूर्ति के लिए शक्ति निष्प्रभावी होती है। जैसा कि कार्ल ड्यूस ने कहा है कि शक्ति बिना इच्छा प्रभावहीन है, परंतु इच्छा के बिना शक्ति अनियमित, अक्रमबद्ध रूप में ही प्रभावशाली होती है। यदि कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो शक्ति वातावरण पर कुछ अक्रमबद्ध प्रभाव उत्पन्न करने से अधिक कुछ नहीं कर सकती। कुछ निर्णय होने अनिवार्य हैं जिनके द्वारा शक्ति के प्रयोग का नेतृत्व अथवा निर्देशन किया जा सके। यानी शक्ति का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने के लिए और शक्ति का उद्देश्य परक प्रयोग करने के लिए उसके कुछ लक्ष्यों का निर्धारण आवश्यक होता है। शक्ति की अगली विशेषता है कि शक्ति का वास अस्पष्ट है। शक्ति कहाँ निवास करती है? शक्ति का वाहन कौन है? कौन व्यक्ति शक्तिशाली है, कौन शक्तिहीन है, यह अस्पष्ट होता है। यानी स्पष्ट रूप से हम शक्ति के निवास को सामान्यतः नहीं पहचान सकते। जैसे कि संसदीय शासन व्यवस्थाओं में ये माना जाता है कि शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, लेकिन प्रधानमंत्री अकेला निर्णय नहीं ले पाता, उस पर
उसे कैबिनेट का सहयोग आवश्यक है, तो क्या शक्ति कैबिनेट में निहित है? कैबिनेट क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है संसदीय शासन व्यवस्था में, तो क्या लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है? ऐसे ही शक्ति को हम स्पष्ट रूप में यह नहीं कह सकते कि शक्ति का वास कहाँ है। शक्ति क्योंकि संबंधात्मक होती है, अतः यह आपसी संबंधों में निहित होती है। इसके स्पष्ट निवास को या इसके स्पष्ट अभिकर्ता को पहचानना अत्यंत मुश्किल है। शक्ति की अगली विशेषता है कि शक्ति दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करती है। सैमुअल एच बियर के शब्दों में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शक्ति का प्रयोग उस समय कर रहा होता है जब वह जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता है जिससे दूसरे के कार्य उस रूप में प्रभावित होते हैं जिस रूप में वह चाहता है। यानी शक्ति की का अर्थ और शक्ति की परिभाषा करते समय ही हमने स्पष्ट किया है कि शक्ति दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उस व्यक्ति से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवा सके। शक्ति की अगली विशेषता है सापेक्षित स्वरूप। शक्ति की मात्रा का संबंध शक्ति के स्रोतों पर निर्भर करता है। शक्ति दूसरे के कार्य को प्रभावित करने और उसके प्रभावित करने के स्रोतों पर शक्ति का प्रयोग निर्भर होता है। यदि शक्ति के स्रोतों में परिवर्तन होता है तो शक्ति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे सेना के प्रयोग द्वारा दंडात्मक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी के मनोमस्तिष्क को प्रभावित करके शक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वरूप का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह शक्ति के स्रोतों के आधार पर शक्ति का स्वरूप निर्भर होता है। शक्ति की अगली विशेषता है शक्ति बाहरी प्रभाव से प्रभावित होती है। शक्ति का संबंध इस बात से है कि वह बाहरी क्रियाओं को प्रभावित कर सके और बाहरी तत्वों के द्वारा किसी व्यक्ति के मनोमस्तिष्क को प्रभावित किया जाता है जिससे अपने लक्ष्यों की पूर्ति करवाई जा सके। तो शक्ति में बाहरी तत्वों का भी हाथ होता है। शक्ति की अगली विशेषता है कि शक्ति का स्वरूप भौतिक नहीं होता, वह अनुभवात्मक होता है। शक्ति को हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। शक्ति केवल अनुभव की जा सकती है। इस प्रकार शक्ति वह तत्व है जो व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रतीक है। यह शक्ति वह समूह में संघर्ष का बिंदु है। शासन व्यवस्था में यह शासक की इच्छा का अंतिम रूप है। इसका अस्तित्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। इसमें पद सोपान व्यवस्था पाई जाती है जहां उच्च स्तर पर शक्ति का निवास होता है। यह आदेश की अवहेलना होने पर दंडित करने की व्यवस्था का नाम है। राज्य के संपूर्ण कार्यों का प्रतीक शक्ति है। शक्ति संगठन में निवास करती है। शक्ति राजनीति का अंतिम लक्ष्य है। इसका स्वरूप परिवर्तनशील है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने की क्षमता का नाम है। तो ये हुई शक्ति की परिभाषा और शक्ति की विशेषताएं। धन्यवाद।